नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, जो करनाल वासियों के लिए एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि वो पिछले सालों से कई राजनीति में रह चुके हैं, कई दलों में रह चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले उनका राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा और लगातार समाज सेवी कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आइए उनसे कुछ खट्टे मीठे सवालों के साथ बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका दैनिक सवेरा में टीवी में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते। तो सर, सबसे पहले सर बताएं कि शुरुआत कैसे करी आपने राजनीतिक करियर की? तो राजनीति में तो हम ये कहेंगे, जिस तरह की राजनीति में हम आज चल रहे हैं, ये तो एक बाई एक्सीडेंट हम आ गए। और ऐसा भी नहीं है कि राजनीति से हमें कोई गुरेज था। मैं जब सरकारी नौकरी में था तो हमारे जब कोलीग्स आपस में बैठते थे तो नौकरी में ऐसा होता है कि बहुत से उल्टे रास्ते भी चलते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरा जिनका सर्विस कैरियर है। तो हम बात करते थे कि समाज की जो दुर्गति आज के दिन है और समाज की जो व्यवस्था और जो समाज का एक नैतिक पतन हो रहा है, जिम्मेदार इसकी हमारी ही जनरेशन है। हमारे समय में ही ज़्यादा ये नैतिक पतन हुआ है और कोई ना कोई तो सुधारने के लिए इसको आदमी को कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। लेकिन सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है, आसानी से छूटती भी नहीं है। छोड़ने का साहस कोई नहीं करता था। तो कोई ज़्यादा गंभीर भी नहीं थे कि भाई ज़्यादा गंभीर हो हम कि भाई हमने बदलना है, क्योंकि हमारे में किसी में इतनी क्षमता भी नहीं थी। तो मुख्यमंत्री जो उस समय के रहे और जिस तरह की उनकी वैल्यूज़ थी और काम करने का तरीका था, वो हमें भी रास नहीं आया और उनको हम निराश आए। तो स्थितियाँ ऐसी बन गई कि हमें नौकरी को छोड़ना पड़ा। नौकरी छोड़ के अब पॉलिटिकल आदमी का मुकाबला करने के लिए तो राजनीति द्वारा ही किया जा सकता है, बिना राजनीति के नहीं हो सकता। तो राजनीति में आए तो एकता शक्ति पार्टी हमने बनाई। ये 2003 की बातें हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव भी हमारे करनाल से हमारे साथी राजकुमार शर्मा ने और जगमीत सैनी ने कुरुक्षेत्र से, और एक मिस्टर बुम्बक थे, रणबीर बुम्बक, उन्होंने अम्बाला से लोकसभा में 3 प्रत्याशी हमने उतारे थे। परफॉर्मेंस भी इनकी इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं रही, लेकिन जीत से तो बहुत दूर रहे। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए तो जैसा होता है कि अब हमारे साथ तो रहा था आदमी सारा का सारा एक नया जिसको राजनीति का ज़्यादा तजर्बा नहीं, तो दूसरी पार्टियों ने कुछ लालच दे दिए, कुछ भगा दिए, जिसकी वजह से बहुत से साथी हमारे छोड़ के चले गए। तो विधानसभा में फिर हमारा परिणाम जीत वाला नहीं आ पाया। उसमें हम खुद भी चुनाव लड़े थे नीलोखेड़ी से। तो प्रत्याशी भी फिर ऐसे ऐसे उतारते हैं ये, जो एकता शक्ति पार्टी का उम्मीदवार हारे। खासकर मेरे पे तो बहुत नज़र थी, जो भी राजनीति में उस टाइम मायने रखते थे लोग उनकी। तो नहीं जीत हो पाई। जब जीत नहीं होती तो कार्यकर्ता भी फिर धीरे धीरे दूर होने लगता है। फिर हमने नीलोखेड़ी पे, मेरा जो गृह चुनाव क्षेत्र था, इस पे हमने कंसंट्रेट किया और यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया हमने कि कैसी भी स्थितियाँ आ जाएं और कोई भी आ जाए तो ये सीट तो हमारी बड़े थंपिंग मार्जिन से निकलेगी। फिर इन्होंने क्या किया, सभी ने जो राजनीतिक सत्ता में या सत्ता से दूर रहे नेता जो तो लोग थे, राजनेताओं ने क्या किया, नीलोखेड़ी को रिजर्व कर दिया, जबकि नीलोखेड़ी का रिजर्व का कोई आधार बनता नहीं था, खींचतान करके रिजर्व कर दिया। तो फिर हम असंध की तरफ गए, वहाँ भी ऐसे प्रत्याशी उतारे जिससे कि हम जीत ना सकें। जीत नहीं हमें दर्ज होने दी। फिर हमने पार्टियों का सहारा लेना शुरू किया। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक दल ऐसा शख्स उतार देता था कि जो जीतने ही ना दे आपको, बट कटाक्ष में रहे आपकी। जी। तो फिर पार्टियां
अब पार्टियों के सहारा लेने की वाली बात है तो ये पार्टियां ही अपना ही आदमी भेज भूज के हमें घेरे में लेती हैं, तरह तरह के हमें प्रलोभन भी देती हैं, तरह तरह के वायदे भी करती हैं, लेकिन चुनाव में जब भी चुनाव आते हैं तो हमें चुनाव में उतरने नहीं देती। ऐसा चुनाव क्या से कारण रहा सर कि अब चुनाव ये में उतरने नहीं देते? कि भाई इनको ये था कि इसको ये जीत मिलेगी तो ये उत्तरी हरियाणा जिसके मुद्दे को ये लेके चल रहे हैं एकता शक्ति पार्टी से ये, तो कभी ऐसा ना हो कि ये उत्तरी हरियाणा के एक ऐसे एक नेता के रूप में उभरे कि हरियाणा की राजनीति में उलट पुलट हो जाए। तो इसलिए मुझे मौका नहीं दिया उन्होंने। फिर सभी पार्टियों के साथ मेरा ऐसा हुआ, लेकिन अब आज के दिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी हैं। उनका मेरे पास संदेश आया, मैं उनको मिला और 2-3 बार मिलने के बाद एक प्रभाव मेरे पर उनका पड़ा, जैसे उनके विचार, और उनकी बातों से प्रभाव ये पड़ा कि मैंने मन बना लिया कि भाई मैं अब जो आगे की राजनीति करेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही करेंगे। तो सर पहले आप अभी थोड़े समय पहले आपने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी थी सर। आम आदमी पार्टी के बारे में भी मैं बता दूं, ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहूँगा इस मौके पे, क्योंकि गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी अब है। आम आदमी पार्टी की कथनी करने में मुझे अंतर लगा, कथनी करने में बहुत अंतर लगा, और मैं पहले दिन ही भाप गया। ये तो कुछ हमारे कार्यकर्ता साथी थे जिनके दबाव में आके मैं चला गया उधर। में मेरा जाने को मन भी नहीं था, कारण कि मुझे लगता है असलियत हो या ना हो, जिस तरह आरएसएस की पॉलिटिकल आउटफिट भारतीय जनता पार्टी है ना, इस तरह ही आरएसएस की दूसरी पॉलिटिकल आउटफिट आम आदमी पार्टी है। मुझे ऐसा महसूस होता है। सर मगर आम आदमी पार्टी तो अपने चुनाव पानी फ्री, बिजली फ्री मैनिफेस्टो में देती है, और स्कूल ऐसे बना दिए सीबीएसई स्कूल के जैसे कि हर गरीब का बच्चा पढ़ सके उसके अंदर। देखो, स्कूल की जहाँ तक बात है, चंडीगढ़ में तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही। मेरी चंडीगढ़ में नौकरी बहुत रही, मैंने बीएससी भी चंडीगढ़ से किया था। वहाँ हर सेक्टर में मॉडल स्कूल है। हर माँ बाप का एक ख्वाब रहता है कि मेरा बच्चा मॉडल स्कूल में पढ़े। मॉडल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता तो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। ऐसे ही मैं दिल्ली में भी पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है। दिल्ली में भी ऐसे ही स्कूल हैं। वहाँ स्कूल शुरू से ही अच्छे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल शुरू से ही अच्छे हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडे की बात है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मुझे नहीं ऐसी बात कोई लगी है। तो बाकी शिक्षा की और स्वास्थ्य की तो सेवाएं हम भी देने की बात कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में माननीय शरद पवार जी द्वारा प्रबंध किया हुआ है लोगों के लिए। परंतु जो फ्रीबीज की बात है बिजली वगैरह की, अब देखते किसी को क्या बुरा लगता है अगर घर में पैसा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन वैसे एक बड़े दायरे में होकर इसको सोचें तो देश हित में नहीं है ये। लेकिन जैसे और राजनीतिक पार्टियां फ्रीबीज दे रही हैं, उनके देखा देखी करना तो हमें ही पड़ेगा अगर उनके कंपटीशन में हमें ठहरना। तो जो आपने बात कही ना कि वो बिजली फ्री और पानी फ्री, मैं ये समझता हूँ कि लोगों की क्षमताओं बढ़ाओ, लोगों का सामर्थ्य बढ़ाओ, उनको ये चीज़ लगे ही कुछ ना। अब लोगों को अगर आप रोज़गार अच्छा दोगे जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो, तो बिजली का बिल 1000, 2000, 3000, 4000 आता भी है तो उसको क्या ज़्यादा थोड़ी लगेगा। तो बाकी बिजली सारी की सारी तो फ्री नहीं दे सकते। 300 यूनिट या 200 यूनिट तक जो भी लिमिट की हुई है। अब ठीक है, जब तक लोग ऊपर नहीं उभरते और उनको एक सहायता देने की आवश्यकता है तो वह तो हम भी देंगे जब हमें कभी मौका मिलेगा। तो सर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी और पंजाब का माहौल ख़राब हो गया सर। वहाँ पे भी जातिवाद, जैसे बीजेपी कर रही वैसे ही जातिवाद पे दंगे हो रहे हैं वहाँ पे भी। सिख और हिंदू आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि ये पॉलिटिकल आउटफिट किसकी है और उसी हिसाब से काम हो रहे हैं, और उन्हीं के ही समर्थन से सरकारें बन रही हैं, चाहे वह दिल्ली हो चाहे पंजाब। तो सर आगे चुनावी माहौल है, लोकसभा के भी चुनाव है और उसके विधानसभा के भी चुनाव, तो एनसीपी का क्या रोल रहने वाला है सर इस चुनाव में, वो भी हरियाणा के अंदर?
अभी तक तो हरियाणा में हम एनसीपी का फैलाव थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और जैसा मैं माननीय शरद पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे ये आदेश दिया था कि एक तो करनाल लोकसभा और 20-22 अपना विधानसभा अपनी थोड़ी मजबूत करो, सारे हरियाणा में फैलने की अभी आवश्यकता नहीं है। और करनाल लोकसभा के बारे में 22 मार्च को एक जनसभा करनाल की नई अनाज मंडी में हमने की थी। उसमें माननीय शरद पवार जी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया था। उसमें वह स्पष्ट शब्दों में घोषणा भी कर गए कि हमारा एनसीपी का और कांग्रेस का गठबंधन है। उसकी तरफ से तो मैं घोषणा आज ही कर रहा हूँ कि मराठा वीरेंद्र वर्मा हमारे लोकसभा में यहाँ के उम्मीदवार होंगे। बाकी जो दल और भी गठबंधन में आएंगे उनको मनाने की जिम्मेदारी भी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और लोगों से आह्वान किया था आप इनका साथ दीजिए। तो उसी हिसाब से उस दिन से फिर हम लोकसभा करनाल की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ हम एडजॉइनिंग जो एरिया है, यमुनानगर है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, तो उसमें और कुछ जींद का हिस्सा, उसमें हम अपना संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोकसभा के बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कत सामने ना आए। सर आप कह रहे हो एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, मगर यहाँ पर उन्होंने ललित बुटाना जी अपनी लोकसभा में दावेदारी ठोकी है। और ललित बुटाना जी ने दावेदारी ठोकी है, कांग्रेस ने तो नहीं ठोकी ना दावेदारी। ललित बुटाना और कांग्रेस मगर तो वो ये एक कह रहे हैं कि मैं कुमारी शैलजा जी के आदेश पे ये किया गया है, मैंने अपनी लोकसभा का दौरा किया है, उन्होंने कहा मुझे बताओ, तो मैंने ये आगे कार्य किया। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात शैलजा जी की तरफ से होगी, क्योंकि शैलजा जी को तो पता भी होगा। और बाकी माननीय शरद पवार जी के जो आदेश होंगे हम तो वैसे करेंगे। अगर वो कहेंगे भाई लोकसभा नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ेंगे। अगर वो कहेंगे लोकसभा लड़ना है तो हम लड़ेंगे। और वो गठबंधन की तरफ से गठबंधन में है एनसीपी। अगर माननीय शरद पवार जी कहेंगे तो हम लड़ेंगे, नहीं तो जो कैंडिडेट होगा उसका साथ देंगे। तो सर हरियाणा में एक नूह हिंसा पे बातचीत कर लेते हैं। नूह हिंसा को कैसे देखते हैं सर आप, क्या लगता है सर इसमें? नहीं, मेरा तो पहले दिन से ये ओपिनियन है कि क्योंकि मेवात में कभी दंगे नहीं हुए, हिंदू मुसलमान की कभी बात वहाँ उठी नहीं है। तो ये वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, जो सरकार जिस तरह के काम कर रही है, ये उसी का परिणाम मैं कहूँगा, उसी का परिणाम है। क्योंकि एक उकसाने वाली बातें समझिए कि जैसे मोनू मानेसर हैं, अब वो एक भगोड़ा समझो है, तो हरियाणा अगर पुलिस चाहती या हरियाणा सरकार चाहती तो वो पकड़ा जा सकता था। अब उसके बारे में तरह तरह की बातें ऐसी उठाना कि भाई उसके लिए हार तैयार रखें, वो आएगा, वो एक दूसरे वर्ग की थोड़ी भावनाओं को भड़काने वाली बातें थी। सर वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, मगर भी फिर भी वो चैनल के माध्यम से एक वीडियो जारी करता है कि मैंने कोई ऐसे नहीं कहा, कि वीडियो में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया मैंने। उसने नहीं दिया, उसकी तरफ से वो दूसरा कोई मिस्टर बजरंगी है उसने दिया। अब बात तो उकसाया तो गया है, उसका नाम लेके उकसाया गया है। और जब वो अपने वीडियो मैसेज दे रहा है तो क्या हम नहीं समझते कि भाई पुलिस की पकड़ से बाहर हो सकता है वो जानबूझ के ना पकड़े तो बात दूसरी है। क्या लगता है सरकार की नहीं चाहती पकड़ना उसे? ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। सरकार के कुछ और मंशा इसके पीछे? नहीं, मनसा तो क्या है, वो बजरंग दल जिसका जो आरएसएस की एक आउटफिट है, अब वो उसका एक सदस्य है, उसका एक पदाधिकारी है, तो वो तो सरकार के इशारे पे तो सारे काम करते हैं, तो उसको क्यों पकड़ेंगे? सर बीजेपी का डेलीगेशन को अंदर जाने दिया जाता है, कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है, सांसद सुनील गुप्ता जी है आम आदमी पार्टी से है, उनको भी रोक दिया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? जो सत्ता में सरकार है उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। ये तो सरकार ही इसके बारे में आकलन कर सकती है, कौन आदमी चाहे कौन ना जाए, क्योंकि सरकार ने तो अब स्थितियाँ काबू में लानी है। दूसरे दल जाएंगे, क्या पता क्या बोलेंगे, सरकार का तो कोई नियंत्रण उन पर नहीं होगा। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा भड़क जाए। इसके बारे में तो सरकार ही निर्णय ले सकती है, हम क्या कह सकते हैं।
तो सर अब ये चौटाला जी की परिवर्तन रैली कल करनाल पहुंचेगी, पर उस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हर राजनीतिक व्यक्ति को अधिकार है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अपने लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इस बारे में तो अब कितना मोबिलाइज लोग हो रहे हैं और कितना समर्थन उनको मिल रहा है, उसका आकलन मैंने तो किया नहीं, वही करेंगे इस बात में तो आकलन कि उन्होंने कितना क्या करना है आगे। तो परिवर्तन यात्रा आ रही है, ठीक है, हर राजनीतिक दल करता है अपने अपने तरीके से, हम भी कर रहे हैं अपने तरीके से, हम भी बैठ के ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। तो क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन पहले से है हरियाणा में, तो वो यात्रा निकाल के मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ूंगा, मगर लगातार करनाल की जनता बाहर वालों को ही बनाती है, क्या लगता है आज अपनी बात करनाल वासी पर थोड़ा जोर देगी? यही मुद्दा तो हम लेके चल रहे हैं और पहले भी हमने चुनाव लड़े हैं और लोगों ने हमारा साथ भी बहुत दिया है, तो थोड़ी जीत हमारे तक नहीं आ पाई। तो इस बार हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो हम चुनाव लड़ेंगे और माननीय शरद पवार जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो चुनाव में हम तरीके अपनाएंगे, तो जीत हमारी लगता है मुझे निश्चित है इस बार। तो सर अगर आप जीतते हो तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाए जाएंगे आपके, क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा की शिक्षा एक बहुत महंगी होती जा रही है सर। शिक्षा के क्षेत्र में हम तो वैसी स्थिति चाहेंगे कि जैसे पहले शिक्षा हुआ करती थी, मेरिट से ही बच्चों को एडमिशन मिलता था, ठीक है, उनका थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस का विस्तार कर दिया जाए, बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि जनसंख्या भी हमारी बढ़ी है, उस हिसाब से डॉक्टरों की भी बहुत ज़रूरत है, इंजीनियर्स, ऐसा नहीं है जैसे अब पैदा हो गए हैं छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज जगह जगह खुल गए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन हो और सरकार की तरफ से अच्छे प्रबंध हों, जिससे कि गरीब वर्ग के भी बच्चे आगे निकल सकें और आर्थिक रूप से एक अड़चन उनके सामने ना आए कि उनकी पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न करें। सर आज शिक्षा हरियाणा में महंगी होने का, आज करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। करनाल डिस्ट्रिक्ट के लोग 50% जो युवा हैं बाहर जा रहे हैं सर, फ़ॉरेन की तरफ रुख कर लिया सर। रोज़गार नहीं मिल रहा और न रोज़गार मिलने की उनको आगे कोई उम्मीद लग रही। अब रोज़गार मिलने की उम्मीद नहीं है तो लोग यहाँ क्या करेंगे रह के, इसलिए वो तरह तरह के तरीके अपना के बाहर जा रहे हैं। यहाँ रोज़गार नहीं है, बाहर उनके साथी कुछ चले गए हैं, बाहर उनका रास्ता पता लग गया, बाहर का रास्ता वो अख्तियार कर रहे हैं। सर 2014 में बीजेपी जब हरियाणा में सर्वाइव करी थी, बनी थी, तब हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है और आज बढ़कर वो 52% हो गया सर। रोज़गार ख़त्म करती जा रही है, कोई भी वो निकलती है तो उसे हाई कोर्ट की रोक लग जाती है सर, पेपर लीक हो जाता है सर। देखो, मैं तो इतनी बात कहूँगा कि जैसा माननीय शरद पवार जी ने महाराष्ट्र का निर्माण किया है, वहाँ जब वह मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र एक सूखे से पीड़ित राज्य था और वहाँ उन्होंने परंपरागत खेती की बजाय वहाँ कैश क्रॉप्स को जो अपनाया गया है और जैसे उन्होंने पॉन्ड इरिगेशन द्वारा वहाँ पानी का प्रबंध किया और जैसे विंड एनर्जी वगैरह और दूसरे तरीके अपना के जिस तरह पावर जनरेशन हुई और उद्योगों का वहाँ जाल बिछाया और आज महाराष्ट्र आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न राज्य है। तो हम तो ऐसे तरीके अपना के हरियाणा में भी, हम यहाँ खेती में भी एक किसान को ऐसा एक विकास का मॉडल देंगे जिससे कि किसान को 1 एकड़ में 1 वर्ष में 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की आमदनी हो सके और उन्हीं पे आधारित छोटे छोटे उद्योग लगा के और उनसे जो प्रोडक्ट निकलेंगे उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होंगे जो, ऐसा हम यहाँ औद्योगिक नीति भी देंगे और शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल आधुनिक और जो आम आदमी की पकड़ में हो, आम आदमी के सोच से बाहर ना हो। और दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं सारी की सारी हम सरकार की तरफ से बहुत अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध करवाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, मोदी जी अपने भाषणों में एक बात बड़े जोरों शोरों से कहते हैं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इनकी ये बनावटी बातें आ रही है इसकी। मैं इतने बड़े आदमी के बारे में क्या टिप्पणी दूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये सब बनावटी बातें हैं, ये एक इमोशंस को उठाने वाली बातें हैं और एक इमोशनल अत्याचार समझो देश की जनता के साथ आज हो रहा है। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई स्टेशनों का उद्घाटन किया है और उन्हें प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, उसमें से एक हरियाणा का एक सोनीपत भी है सर। सारा कुछ बिक रहा है,
सारा ही कुछ बिक रहा है। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, स्टेशन बिक रहे हैं, रेल बिक रही है। हाँ, हमारे पब्लिक सेक्टर के जितने भी उद्योग थे वह बिक रहे हैं। तो सारी चीज़ बेईमानी से होती जा रही है। एक अजीब अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है आज। लोग कंफ्यूज हो गए, क्या करें क्या ना करें। सहम चढ़ी हुई है लोगों को, बोलते हैं तो डर लगता है, और सरकार पे किसी बात का कोई असर भी नहीं होता। एक अजीब सी स्थिति है। 2024 में उम्मीद है हमें कि माननीय शरद पवार जी की देखरेख में जो ये इंडिया नाम का गठबंधन बना है, इसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। माननीय शरद पवार जी प्रधानमंत्री भी देश के बनने की संभावनाएं हैं। सर, करनाल को एक सीएम सिटी कहा जाता है, मगर यहाँ की जनता करेगी क्राइम सिटी बन गई है। लगातार यहाँ पे लूटपाट, मर्डर। सरकार की फेल्योर है। सरकार को थोड़ा सा अपने व्यवस्था को ठीक बनाना चाहिए। हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कभी बात आएगी तो ऐसी बातें होंगी ही नहीं। सर, और एक चीज़ हो रहा है, माननीय अनिल विज जी गृह मंत्री है, मगर नाम के गृह मंत्री, उनके पास कोई पावर नहीं है। अगर वो किसी को सस्पेंड कर देते हैं तो 10-15 दिन बाद दूसरे थाने में ड्यूटी लग जाती है उनकी। व्यवस्था सारी ही गड़बड़ाई हुई है, सारी गड़बड़ाई हुई है। और सरकार की जो शक्तियां हैं वह अपने विरोधियों को काबू करने में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, और व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने में इस्तेमाल नहीं हो रही। ऐसा मेरा मानना है। तो सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? जनता से मैं यही कहूँगा कि जब जागे तभी सवेरा, जो हो गया सो हो गया। 2024 के लिए अब सुध लें, और माननीय शरद पवार जी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र का निर्माण किया, जिन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए रक्षा के क्षेत्र में बड़े आमूलचूल परिवर्तन किए, और कृषि मंत्री रहते हुए जिन्होंने देश को एक निर्यातक देश बना दिया, गेहूं का, चावल का, चीनी का, और खाद्यान्नों की जैसे अब कमी होने लग गई है, जिससे कि उन्होंने निर्यात पर प्रतिबंध भी वर्तमान की सरकार ने लगा दिया गेहूं और चावल पे। तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का एक मौका दें तो मैं तो समझता हूँ 5 साल में देश की कायाकल्प हो जाएगी, और जितनी भी हमारे समस्याएं, इन सबसे हमें निजात मिलेगी। जैसा कि आपने मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को सुना, किस प्रकार हमारे उन्होंने सवालों का जवाब दिया। बने रहे हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नज़र हम पर, मैं सब पर। मेरे सहयोगी सुमन के साथ विकास कुमार, करनाल।